प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस 30 ऑब्जेक्टिव से ही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते हुए चलना और लास्ट में बताना इस 30 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ। और बच्चों, जितने भी प्रश्न हम रिलेटेड अलग से बताएंगे उसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने बता चुका है ये क्लास ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सभी बच्चा पार्टी आंसर को लगाते हुए चलिएगा। अलग से बताए हुए प्रश्नों को तो भैया जी एकदम रट लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है कि परावैद्युतता का एसआई मात्रक क्या होता है। परावैद्युतता बच्चों जिसे आप लोग क्या कहते हो, एप्सिलॉन नोट कहते हो। तो अब बताओ एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। तो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एफ समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां से हम करते हैं तो एफ बराबर क्या होगा, ये हमारा समानुपाती हटेगा तो के लगेगा। के एक कांस्टेंट है बच्चा पार्टी। अब देखो के हो गया और ये आप लिखोगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां से करते हो तो एफ बराबर होगा के का मान कितना होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। अब देखो ये हम करते हैं तो फोर्स का मात्रक क्या निकलता है सर, न्यूटन होता है। और 4 पाई कोई राशि नहीं है तो इसका हम नहीं लिखेंगे, तो 1/एप्सिलॉन नोट और हमारा हो जाएगा गुना में Q1 Q2 है। तो ये देखो Q1 मतलब चार्ज का एक मात्रक कूलम होगा, फिर दूसरा चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, बटा में ये दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फिर यहां से हम एप्सिलॉन नोट निकालेंगे ना सर, एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा, ये न्यूटन को इधर भेज देंगे तो कूलम गुना कूलम कितना, कूलम स्क्वायर होगा। और ये न्यूटन इधर आ जाएगा, न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। बच्चा पार्टी आपका मात्रक निकल चुका है। अब देखो सी स्क्वायर है तो ऊपर में लिख दो, इसको ऊपर करोगे तो n पर पावर -1 होगा, फिर इसको ऊपर करोगे तो m पर पावर -2, क्योंकि नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखो सी स्क्वायर n इनवर्स m इनवर्स 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चा पार्टी एप्सिलॉन नोट का एक दूसरा मात्रक आपने पढ़ा होगा कि फैराड पर मीटर भी होता है। क्या पढ़ा है आपने, एक बार बताओ तो ये कैसे निकलता है। तो सर ये निकलता है धारिता से, C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट लिखेंगे और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और ये D है मीटर है तो मीटर का हम दूरी का मीटर में लिखेंगे। ये C क्या है सर, धारिता का मात्रक फैराड होता है तो फैराड बराबर होगा ना। तो 1 मीटर से 1 मीटर को उड़ा दो, तारों के शहर में चला गया। तो हमें निकालना क्या है एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट बराबर होगा फैराड बटा में मीटर। ये वाला बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा सर एक मात्रक और नहीं, मात्रक नहीं मान पूछता है कि एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। तो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 और फैराड पर मीटर तो इसका मात्रक होता है। तो ये भी ध्यान रखना बच्चा पार्टी, ध्यान रखोगे ना 8.85 गुना 10 पर पावर -12 फैराड पर मीटर इसका मान होता है, याद रख लोगे ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इतना रिलेटेड प्रश्न अगर आप याद कर लेते हो तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव इस क्लास से हम गारंटी लेते हैं आपका। ओके चलो दूसरा नंबर सवाल देखो, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। सर आसान सा सवाल नहीं लग रहा है क्या, हमने पढ़ा है कि फाई ई बराबर ई इंटू ए। अब देखो ई मतलब विद्युत क्षेत्र का मात्रक गुना में क्षेत्रफल का मात्रक करते हैं तो हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकलता है। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, पढ़े हो ना विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर आए तो ये मात्रक हो जाता है। सर ई का जो दूसरा मात्रक होता है उसका क्या करे तो वो भी लिख लो, वोल्ट बटा मीटर होता है दूसरा मात्रक, और ये वाला मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो तो ये बचा वोल्ट गुना में मीटर, वोल्ट गुना में मीटर बचा, यानी कि ये भी मात्रक है ये भी मात्रक है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बच्चों। अच्छा ये किसका मात्रक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है बच्चों। अभी का करेक्ट आंसर सी होगा, लेकिन याद रख लो ये किसका मात्रक है, ध्यान रख लो, ध्यान रखने में क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र का। किनका मात्रक है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र का है। क्लियर हो गया ना बच्चों,
ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि 1 कूलम मीटर बराबर क्या होता है। बच्चों कूलम मीटर कहीं ना कहीं आपको पढ़ा हुआ लग रहा है, सर P बराबर Q इंटू L पढ़े हैं। P पर वेक्टर होता है क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। यहाँ पे करते हो चार्ज का कूलम और गुना में लंबाई का मीटर। एक चीज बच्चा पार्टी सदिश राशि से हमें याद आया, अगर आप इस वीडियो पे 30 क्वेश्चन है, अगर आप 30 प्यारा सा कमेंट कर देते हो, एकदम सभी बच्चे प्यारा प्यारा कमेंट, मात्र 30 कमेंट करते हो, तो कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, कौन किसका मात्रक है, वो मैं आपको एक क्लास में करवाऊंगा। लेकिन 30 कमेंट हमें प्यारा सा चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट चाहिए जिसे हम पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करिएगा साथी, और इस क्लास में लाइक तो बढ़िया से होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से करते हो तो चार्ज का कूलम, यानी कि कूलम मीटर तो सर हम समझ गए कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। यहां से देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बच्चों दूसरा भी मात्रक होता है। दूसरा मात्रक कौन सा होता है? दूसरा मात्रक याद रख लो, डेबाई होता है। क्या होता है? डेबाई, जिसे आप डी के द्वारा सूचित करते हो। तो सर ये डेबाई भी हमें समझ में आ गया। अब इतना याद रख लो, 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुणा 10 पर पावर 29 डेबाई होता है। बस ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब लगा दो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डेबाई और कूलम इंटू मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ये फॉर्मूला याद रख लो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये भी याद रख लो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 4th नंबर सवाल है, देखो प्रश्न आपके सामने है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। एक बार एग्जाम में आया था कि किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वो निकाले थे एप्सिलॉन नोट, ये हम निकाले थे ना, C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D वाला फॉर्मूला से बच्चों, D वाला। तो यहां से ये कर लो, देख लो, ये पराविद्युत माध्यम की प्रकृति एप्सिलॉन नोट हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया एरिया वाला, और ये D दूरी हो गया। मतलब ये सब पर तो निर्भर कर रहा है, यानी कि इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा उसमें, ताकि ये हमारा क्या आवेश पर निर्भर करता है। बच्चों आवेश कहाँ है? आवेश पर ये निर्भर नहीं करता है, तो उसमें आवेश लगाए थे जो निर्भर नहीं करता है। लेकिन इनमें से सभी इसीलिए दिए ताकि बच्चा इतना को याद रख पाओ आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 5वां नंबर सवाल है कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। भैया जी, एक हमारा होता है, एक होता है समांतर पट्टी का संधारित्र, दूसरा होता है बेलनाकार संधारित्र, तीसरा होता है गोलीय संधारित्र। कितना हुआ सर? 3 होता है सर। इसमें 3 तो 2 ऑप्शन में है जी, तो ये भी लगा लो, क्योंकि आपका जो 3 होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज बच्चा पार्टी ध्यान रखना, संधारित्र की धारिता के लिए मात्रक पूछता तो फैराड होता है। क्या होता है? धारिता का मात्रक फैराड होता है, ये बात आप ध्यान रखना। और धारिता के लिए C बराबर Q बटा V फॉर्मूला पढ़े हैं, तो चार्ज का कूलम होगा और ये वोल्ट लिख लो। यानी कि धारिता का मात्रक अगर सर फैराड होता है तो हम लिखेंगे 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर ने इसको पूछ चुका है, तो ये बात आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता के चलो। 5वां नंबर सवाल आपके सामने है। ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए आपको बताना है, जल्दी से आप लोग बता के चलो सर, आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए क्या होता है। देखो एक हमारा होता है आवेश का रैखिक घनत्व, जिसे हम लेम्डा द्वारा दर्शाते हैं, और वो होता है प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण होता है। ओके, ये याद रखना। अब एक होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, ये होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण। तो एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पृष्ठ घनत्व है। उसके बाद एक होता है आयतन घनत्व, जिसे हम रो द्वारा दर्शाते हैं, और ये होता है हम प्रति एकांक आयतन में, तो प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से मैं क्या बताऊंगा आपको। देखो पहले हमने बताया कि आवेश के रैखिक घनत्व को लेम्डा द्वारा दर्शाते हैं, मतलब सूचित करते हैं बच्चों। अब ये मात्रक निकाल लो, यहाँ पे चार्ज का कूलम हुआ, लंबाई का मीटर हुआ, तो क्या सर कूलम बटा मीटर इसका मात्रक हो जाएगा क्या? तो ये बात ध्यान रखना है। अब देखो पृष्ठ घनत्व के लिए चार्ज का कूलम है तो एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर ये भी मात्रक हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे चार्ज का कूलम हुआ और ये हमारा आयतन है तो आयतन का मीटर क्यूब होगा तो कूलम प्रति मीटर क्यूब भी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बच्चा पार्टी जो भी आपसे पूछा उसका आंसर आप जल्दी से लगा दो। क्यू ये देखो ये हमारा सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सर यहाँ पे पृष्ठ घनत्व है। अगर हमसे रैखिक घनत्व पूछता तो ये लगाते, अगर हमसे आयतन घनत्व पूछता तो हम ये लगाते। ओके बच्चा पार्टी, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 7 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक क्या होता है, मतलब किससे अधिक होता है, तो 1 से अधिक होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना जी, वायु का कितना होता है सर, वायु का होता है 1.000 और 59 होता है। इसी प्रकार से आपने पानी का जो एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, पानी का कितना पढ़े हो, 80 होता है क्या, ये सब बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है जी। पानी का 80 होता है। लेकिन बच्चों एक चीज का मात्रक पूछता है, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत बच्चा पार्टी सामर्थ्य का मात्रक। देखो ये परावैद्युत स्थिरांक है, नियतांक है, ये इससे अलग है बच्चों। और परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से अगर पूछ देगा कि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, वायु का कितना होता है बच्चों, 3 गुणा 10⁻6 होता है। देखो ये कि यहाँ पे देखो परावैद्युत नियतांक वायु का इतना होता है, लेकिन परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो वो होता है 3 गुणा 10⁻6 होता है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके चलो 8 नंबर सवाल का ये हमने बता चुका है कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर लेना जी, पढ़ाने में तो बहुत मजा आएगा। और वो 30 कमेंट का टारगेट उसके तो पूरा करना है और लाइक भी आप लोगों को कर देना है। जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो बच्चों, बहुत मेहनत लगता है जी। अभी बताए तो लाइट और ये हमारा फैन जो चलता है ना, इसको ऑफ करके पढ़ाना पड़ता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। क्या करना पड़ता है वो मैं जानता हूं, बस आप लोग मेहनत करो, अच्छा नंबर लाओ, तो ये वाला हमें भूल जाएंगे कि क्या कर रहे थे। बस वो रिजल्ट हमें याद होना चाहिए कि हमारे बच्चे का इतना नंबर आया, तो ये वाला हमें चाहिए बच्चों। देखो गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता क्या होती है, तो हमने पढ़ते आ रहा है कि C बराबर 4πε0 इंटू में R पढ़ते आ रहा है। बस इसे आप लोग तोड़ मरोड़ के रख दो। एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है सर, 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। R का मान कितना होता है, जल्दी से बताओ। R मतलब त्रिज्या पृथ्वी की, बच्चों जल्दी से बताओ कितनी है, 6400 किलोमीटर होती है क्या, 6400 किलोमीटर होती है। ये पाई का मान कितना होता है, 3 पॉइंट कितना होता है, 3.14 होता है। और इसके बाद 4 है, तो ये सबको गुना कर दो भैया, निकल जाएगा 711 माइक्रोफैराड निकल जाएगा बच्चा पार्टी। तो ध्यान रख लेना आप लोग। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं। बच्चों आवेश रहे या फिर आपके सामने इलेक्ट्रॉन रहे, आवेश रहे या फिर इलेक्ट्रॉन रहे, दोनों का सतत प्रवाह हमारा विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत धारा कहलाता है। अब यहाँ पे समझो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक बताओ तो इसका मात्रक सर एम्पियर होता है। मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब इसका सूत्र से भी कोई मात्रक निकलता है क्या सर, बिल्कुल, ये धारा को एम्पियर I बराबर Q/T होता है। तो यहां से कर लो, यहां से कर लो। यहाँ पे चार्ज का कूलम होगा और टाइम है तो समय हो जाएगा। और धारा का मात्रक सर आपने एम्पियर बताया, तो एम्पियर बराबर क्या होगा, कूलम पर सेकंड हो जाएगा। अगर 1 एम्पियर बराबर पूछे तो 1 कूलम पर सेकंड होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी को समझाने के लिए मैंने आपको इतना लिख के बताया। ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, इसका मात्रक याद रख लेना। 1 एम्पियर मात्रक हो गया, दूसरा हमारा कूलम पर सेकंड इसका मात्रक हो गया। ये विद्युत धारा का मात्रक है बच्चों, याद रखोगे ना बच्चा पार्टी। देखो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, और इसका दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, इसके लिए घबराओ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होती है। यहाँ पे बच्चों चालक और अचालक के बीच है, इसका पूछा गया। जल्दी से आप लोग बताओ, अगर चालक और अचालक के बीच प्रतिरोधकता है तो आप बता के चलोगे वो अर्धचालक होता है। क्योंकि सर अगर चालक है और अचालक मतलब ये कहीं ना कहीं बीच वाला भाग होगा, अर्धचालक, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। इसमें समझाना नहीं था तो बस नहीं समझाएंगे। अब देखो प्रश्न आपके सामने है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर उनसे अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें तो भैया समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये भी
भी आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। ओके, चलो 12 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। प्रश्न आपके सामने है कि किरचॉफ का प्रथम नियम सीधा किससे संबंध रखता है। बड़ा आसान सा सवाल है जी, बताओ किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंध रखेगा। देखो, प्रथम नियम की बात हो तो आवेश संरक्षण से, और अगर दूसरा नियम बच्चों किरचॉफ का अगर दूसरा नियम का बात हो तो वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, और लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये भी बात आप ध्यान रखोगे बच्चों। यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग बिना लिखे याद नहीं करते हो। अगर लेंज का नियम आए, लेंज का नियम किस पर आधारित है, आप बताओगे ऊर्जा संरक्षण पर। बच्चा पार्टी याद रहेगा ना, याद कर लोगे, रटोगे ना। बोलते चलो क्लास में, आज प्रोमिस कर लो कि इस 30 को तो भैया रट लेंगे हम लोग, क्योंकि 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। यहां से देखो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा, आओ इधर समझाते हैं। किलोवाट घंटा का बात हो बच्चों, किलोवाट घंटा का बात हो तो आपसे ये पूछा गया था एक बार कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 होता है, और ये जूल होता है बच्चों, ये याद रख लो। और एक चीज और पूछता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1.6 गुणा 10 पर पावर माइनस का 19 कूलम होता है। और बच्चों मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं, और किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का इकाई है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हुआ, 3.6 गुणा 10 पर पावर, ये हमारा माइनस का 6 होता है। क्या बताओ एक बार बच्चा पार्टी, एक बार जल्दी से। नहीं, यहाँ सर माइनस नहीं लगता है, 6 होता है। ओके, और ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लेना बच्चा पार्टी। चलो, इसमें माइनस लगा है, माइनस का 19 होगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान 4 होता है। सर आपने वो ट्रिक बताया था, क्या बताया था एक बार बताओ तो। वो बताया था बीबी रॉय जीबी, यही बताए थे ना बच्चा पार्टी। बीबी रॉय जीबी, बीबी किसके लिए रोएगी भाई, जीवी के लिए। और आजकल तो जीवी का जमाना है, तो जीवी नहीं दोगे तो फिर रोएगी ही। तो अब बताओ इसका मान बताना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा। अब यहां से देखो, ये है ब्लैक, ये है ब्राउन, ये है रेड, ये है ऑरेंज, ये है येलो, ये है ग्रीन, और ये है ब्लू। आपसे पूछा है 4 किसका होता है, तो 4 के सामने येलो है सर। आप येलो वाला बात बता के चलोगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब अगर आप डी बता के चल रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत वाहक बल की क्या विमा है। ये भी आसान सा है जी। विद्युत वाहक बल पूछे या फिर ये विद्युत विभव पूछे, दोनों ही सेम होता है। आप बता के चलते हो V बराबर W/Q होता है, और यहां से हम मात्रक निकालते हैं सर। मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलम होता है, और विमा कार्य का जूल होता है तो ml2 होता है, और T माइनस का 2 होता है। यहाँ पे माइनस नहीं है बच्चा पार्टी, माइनस समझ लोगे, इसलिए इसको ml2 और T माइनस का 2 हुआ। यहाँ पे चार्ज का कूलम है तो चार्ज का AT विमा होता है सर। अब यहाँ से कर दो, ml2 है, उसके बाद T ये है तो ऊपर जाएगा माइनस जाएगा, 3 हो जाएगा, और A जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। बच्चा पार्टी यही वाला बात पूछा गया क्या, बताओ एक बार जल्दी से। यही वाला बात आया है ना, ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। करेक्ट आंसर आपका कौन सा, डी वाला हमें लग रहा है। अब बोलोगे सर यहाँ पे एक जगह तो आई है ml2 T इनवर्स 3, ये तो मिल रहा है, लेकिन आई क्योंकि बच्चा धारा का आई हो या फिर एम्पियर हो तो उससे आपको क्या लेना देना। करेक्ट आंसर आप डी को टिक करो ना जी, करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों एक चीज बता दे, विद्युत विभव का भी पूछे ना, विद्युत विभव का भी सेम विमा याद रख लो। विद्युत विभव पूछे, विद्युत वाहक बल पूछे, दोनों का एकदम यही याद रख लोगे ना बच्चों। इसका मात्रक पूछे ना, वोल्ट याद रख लो, मात्रक क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 16 नंबर सवाल है, ये भी आसान सा है जी, समझाना नहीं पड़ेगा। देखो, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है बताओ। यहाँ पे है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपने बच्चों पढ़े है क्या कि सर ऑस्ट्रेड का नियम, क्या बच्चा पार्टी, ऑस्ट्रेड साहब का नियम पढ़े हो क्या। यही वाला ना 1820 में जो नियम दिया था, हाँ वही वाला है बच्चों। 2 नंबर में पूछेगा ऑस्ट्रेड के नियमों को लिखे तो आप लिख देना। पूछेगा ऑस्ट्रेड का नियम कब दिया था, 1820 ईस्वी में। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा क्या
क्या उत्पन्न होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। किसी धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने पर उसकी वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है? किसी धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने पर उसकी वोल्टेज सुग्राहिता बच्चा पार्टी बता के चल रहे हैं कि सर अपरिवर्तित, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्लास हमारा दोनों मीडियम के लिए है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी? बच्चों एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए वो होता है नरम लोहा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 19 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है? अगर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी पूछे तो ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी भी पूछे तो आप ऋणात्मक। करेक्ट आंसर बी लगा के चलोगे। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 20 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है कि पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात कि जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के गैस क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हो, उस नोट्स की हम गारंटी लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में आपको 90-90 नंबर आएगा अगर आप उतना को पढ़ लेते हो। और उसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया गया, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप कुछ भी ना पढ़े हो, उसे पढ़ लेते हो तो आपका बहुत अच्छा नंबर आने की गारंटी हमारी होती है। अगर आप उसे खत्म करके पढ़ लेते हो तो एक सब्जेक्ट में 90 नंबर की गारंटी हमारी है। और ये हम कई वर्षों से चलाते आ रहे हैं। अब आपकी बारी है बच्चा पार्टी। मात्र चार्ज 199 रखा गया है, तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे और बोल लीजिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स लेना है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, ये नोट्स दोनों मीडियम में उपलब्ध है, तो आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अब बताओ पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो ये होता है 48.75 डिग्री। तो आप बता के चलो हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा है। पहले हीरा का अपवर्तनांक बताओ। हीरा का बच्चा पार्टी अपवर्तनांक बताओ। तो सर हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है। और हीरा का क्रांतिक कोण जो होता है ना सर, हीरा का क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार से घना फ्लिंट कांच का पूछेगा तो वो 37.31 डिग्री होता है। ओके बच्चों, चलो ये किसके लिए होता है बच्चों? क्राउन कांच वाला होता है, कांच के लिए ये होता है। ये क्या होता है? ये हीरा के लिए हो जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? बच्चा पार्टी बताओ, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? ये तो आसान सा बात है, उसे सर क्रोड कहा जाता है। आपको पता होगा ऑप्टिकल फाइबर में 3 क्रोड लगे होते हैं। ऐसे 3 भाग जो होता है उसका कौन कौन सा होता है, एक बार बताओ जल्दी से। ऑप्टिकल फाइबर में 3 भाग होते हैं, क्लेडिंग होता है, क्रोड होता है और जैकेट होता है। तो ये तीनों नहीं लगाना क्योंकि यहाँ केंद्रीय भाग को पूछा गया, क्रोड कहते हैं बच्चों। ओके, और ऑप्टिकल फाइबर वाला बात किस पे आधारित है बच्चों? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और एग्जाम में 2 नंबर में ये पूछ सकता है आपसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूं, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 आवश्यक शर्त होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है कि सर प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना चाहिए, एक हुआ। और दूसरा होता है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्या बताया हमने? प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये 2 आपको याद रखना है बच्चों, एग्जाम में पूछ सकता है, इसके लिए आवश्यक शर्त। ओके, देखो प्रश्न आपके सामने है। देखो प्रश्न क्या कर रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण। देखो अभी जस्ट हमने ऊपर बताया, 2 बताया ना आवश्यक शर्त बच्चों। एक क्या बताया कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए और दूसरा बताया था कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए बच्चों। ये बात हमने ऊपर बताया। देख रहे हो ना प्रश्न बन रहा है ना, आपसे रिलेटेड भी याद रखना। जितना बता रहे हैं एकदम याद कर लो बच्चों, बस याद ही तो करना है ना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? एक दीर्घ दृष्टि दोष बच्चों, एक होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। उसके बाद एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है बच्चों अबिंदुकता होता है। क्या होता है? अबिंदुकता होता है। ये सब इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बच्चा पार्टी बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बच्चों बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। देखो ये चार में से एक प्रश्न हर एक बार फिक्स होता है, तो याद रख लो। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस और अबिंदुकता बेलनाकार लेंस। आपसे पूछा है दीर्घ दृष्टि दोष, आप लगाओगे उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों 23 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए बता के चलोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 24 नंबर सवाल है, बस और 6 प्रश्न बचे हुए हैं बच्चा पार्टी। लगाते चलो आंसर को। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता और जब तक पत्थर पर चोट भी ना पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं होता बच्चा पार्टी। इसीलिए आपको क्या करना है, पूरा मेहनत करना है और एग्जाम तक लगातार बने रहना है इस मेहनत को लेके। देखो एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? देखो पहले आपको यहाँ पे डायोप्टर दिया गया, तो कहीं ना कहीं लेंस की क्षमता भी इसमें शामिल है बच्चों। तो या आप ये करो, आपने ये पढ़ा कि सर P बराबर 100 बाई फोकस दूरी होता है ना, तो हम पहले फोकस दूरी यहाँ से निकाल लेते हैं। फोकस दूरी बराबर क्या होगा 100 बाय P हो जाएगा। P कितना दिया गया 6 दिया गया, तो ये याद रख लो F बराबर 100 बाय 6 हो गया। ओके ये तो समझ गए सर। एक फॉर्मूला और होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, मतलब सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होता है m बराबर क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी वाला m, ये हमारा 1 प्लस d बाई f हो जाता है। अब इसको बैठा दो इस पे 1 प्लस d कितना होता है बच्चों, नहीं पढ़े हो क्या? ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर लिखोगे। बटा में फोकस दूरी कितना 100 बटा में 6 दिया गया है। यहाँ से ऊपर कर लो बच्चा पार्टी, तो यहाँ से क्या बना, यहाँ बना लेते हैं, तो 1 प्लस होगा। आप 25 को ऊपर करोगे तो ये इस पे गुना हो जाएगा, तो 25 गुना 6 कितना 150 होता है, 150 लिख दो और बटा में 100 ये वाला तो होगा ही, तो यहाँ पे 100 कर दो। अब यहाँ से इसका कर लो बच्चा पार्टी, निकालो। निकालने नहीं आता है क्या? अब ये भिन्न का जोड़ भी बताना पड़ेगा। ये 100 इधर आ जाएगा 100 और प्लस में ये 150 मतलब भागा दोगे तो 100 में 101 आ जाएगा, 1 गुना 150 बराबर ये हमारा 150 आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा बच्चा पार्टी। तो आप यहाँ से कर लो, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, एक बार जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा, फटाफट से आप हमें बता दो। तो ये हो जाएगा बराबर में 250 बटा में सर 100 आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो और 10 दुना के 20 हुआ और 2 पंचे का 10 हुआ, मतलब 2.5 कहीं पे दिख रहा है क्या? 2.5 कहीं पे दिखा क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान वाला बात है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 25 नंबर सवाल है, प्लांक नियतांक की विमा क्या है? आपने पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है सर? E बराबर एच न्यू पढ़े हो क्या? H क्या है सर? H एक कांस्टेंट है। क्या है? H एक कांस्टेंट है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं और हमें यही तो पूछा है। तो H बराबर क्या लिखेंगे? E बटा में भी हो जाएगा, एनर्जी बटा में आवृत्ति हो जाएगा। एनर्जी का क्या पढ़े हैं सर? जूल पढ़े हैं। आवृत्ति का सेकंड इनवर्स पढ़े हैं, तो क्या इसका मात्रक जूल सेकंड होगा, क्योंकि ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जूल सेकंड। बच्चों ये याद रख लो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्लांक नियतांक की क्या मात्रक है, तो जूल सेकंड याद रख लो। अब इसका विमा पूछा है सर, यहाँ पे देखो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का क्या होता है बच्चा पार्टी? ml2 और t माइनस का 2 लगा हुआ था ऊपर में। अब देखो आवृत्ति का सेकंड इनवर्स है तो टाइम इनवर्स लिख देते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं। ml2 है, इसको ऊपर भेज दो, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो t माइनस 1 बचेगा। क्या ml2 t इनवर्स ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 नंबर सवाल का जवाब ए आप लगाओगे क्या बच्चा पार्टी? बिल्कुल सर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मान पूछता है जी, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, बताओ जल्दी से। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है एक बार जल्दी से बताओ। वो होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल और सेकंड। जूल सेकंड क्या है बच्चों? इसका मात्रक जस्ट हमने बताया ना, तो इसका मान 6.626, बोलो हमारे साथ, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड हो जाएगा। बोल लिए हमारे साथ। अब आगे बढ़े ना बच्चों, चलो 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ। फ्रेनल दूरी ZF का मान क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्रेनल विवर्तन वाला। अब बताओ फ्रेनल दूरी ZF का मान क्या होगा? 26 का सही जवाब क्या बताएंगे बच्चा पार्टी? आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर? ZF बराबर ऐसे करके हम लोग पढ़े हैं सर, ZF जो होता है ना वो बराबर a² बाई लेमडा होता है। ये फॉर्मूला है, ऐसे हमको याद रखना है। कौन सा होगा? a² बाई लेमडा। हमें लगता है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन
बी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 27 नंबर सवाल है, प्रकाश विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ प्रकाश विद्युत सेल, जल्दी से बताओ। आपने पढ़ा होगा ना बच्चा, प्रकाश विद्युत सेल क्या है? क्या है बच्चों बताओ। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। यहाँ लिखो बच्चों, प्रकाश विद्युत सेल जो है यहाँ पे लिखो, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा को बच्चों ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, पूछेगा प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश चालकीय सेल। कितना हुआ? 3 प्रकार के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 27 नंबर सवाल का जवाब आप ए लगा लोगे, एकदम सही है ना बच्चों। चलो लिखना तो नहीं पड़ेगा ना बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं, नहीं लिखेंगे जी, एकदम सुन लिए ना आप लोग। चलो 28 नंबर सवाल देखो, लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा बताओ। hc/λ होता है, ये तो फॉर्मूला है, आपको बहुत दिन पहले से पता होगा, या फिर बहुत दिन पहले से पता नहीं है तो आप याद रख लो, ये हमारा hc/λ होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 29 नंबर सवाल आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? बताओ जल्दी से क्या होगा बच्चा पार्टी, क्योंकि आपने पढ़ा है सर, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो क्या ये लगा दे सर, क्योंकि यहाँ पे तो विशिष्ट आवेश पूछा है बच्चा, ये लगाओगे तो फिर क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछे यानी कि m पूछे बच्चों, तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और बच्चों मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ही इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, यानी कि E/m का अनुपात जो होगा, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और बटा में 9.1 × 10⁻31 kg। अब देखो ये दोनों का अनुपात जो होगा वही हो जाएगा, तो निकालो अनुपात कितना होगा, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा इसका अनुपात, जल्दी से लगा दो। 29 नंबर सवाल का जवाब वो हो जाएगा 1.8 × 10⁻11। और ये देखो ऊपर में कूलम है तो कूलम लिख दो, बटा में केजी है तो केजी लिख दो, बस यही वाला 1.8 × 10⁻11 होगा, यानी कि आप कह के चलोगे ऑप्शन ए करेक्ट है। बच्चों ऐसा मत करना, इलेक्ट्रॉन का ये वाला चार्ज बता देना, ये तो चार्ज है जी, आवेश है इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका द्रव्यमान कितना होता है ये भी एग्जाम में आया, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट द्रव्यमान बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 9.1 × 10⁻31 kg होता है बच्चों, और ये दोनों का अनुपात हो जाएगा इसका विशिष्ट आवेश। ओके चलो अगला नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? आपसे पूछेगा मूल गेट कौन कौन से होते हैं बच्चों, मूल गेट के बारे में आपसे पूछ सकता है, कौन कौन से होते हैं आप बताओगे। मूल गेट है एंड और नोट होता है, एंड और नोट बच्चों, ये 3 मूल गेट है जिसे आप बेसिक गेट कहते हो। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है a × b = y होता है, और गेट के लिए और में जोर बताए थे a + b = y होता है, और नोट के लिए अगर a है तो बराबर में a नोट हो जाएगा बच्चों। अब देखो ये तो 3 मात्रक, सर यहाँ पे तो नैंड पूछा गया है, तो एंड से हमारा नैंड बनता है, एंड से बच्चों नैंड बनता है, एंड में नोट जोड़ोगे, एंड में नोट जोड़ दो तो नैंड बन गया, एंड से हमारा NAND बन गया बच्चों। इसी प्रकार और से क्या बनेगा, और से नोर बन जाएगा, और नोट तो है ही। देखो नैंड के लिए क्या होगा, एंड के लिए अगर ये है, एंड के लिए क्या है बच्चों, a × b बराबर अगर y है, ये y है तो बराबर ऊपर में बार लगा दो, यानी कि ये वाला बात आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और के लिए क्या बच्चों, और के लिए पहले देखो, और के लिए क्या है, a + b = y है, a + b बराबर अगर ये हमारा y है तो यहाँ पे नोर है तो ऊपर में बार लगा दो, ये नोर के लिए हो गया बच्चों, ये सब याद रखना। एंड के लिए a × b = y, और के लिए a + b = y, नोट के लिए a है तो a नोट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर नैंड है तो मतलब एंड में नोट जुड़ा हुआ है तो एंड का पहले लिख देना a × b = y, ऊपर में ऐसे करके बार लगा देना। फिर अगर नोर है तो और का पहले लिखना a + b = y, और n लगा हुआ है तो ऊपर में ऐसे करके बार लगा देना। आपका
काम हो जाएगा बच्चों। 5 बूलियन व्यंजक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है आपको। और मूल गेट, एंड और नोट होता है, ये 3 ही बेसिक गेट है। ओके, चलो अब हमारा 30 ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ जो इंपॉर्टेंट था। और बच्चों ये हम बता दिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास था, इसको बिल्कुल रिवीजन करिएगा, समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। और भैया जी आप 30 कमेंट जो है एकदम प्यारा सा देखो, उतना हम टारगेट नहीं देते, मात्र 30 कमेंट कर देना है। और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा जितने बच्चे देखे हो, तो ये हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगला हमने क्या बताया, सदिश अदिश और उसमें क्या उसका मात्रक करवा देंगे, एक क्लास में पूरा का पूरा करवा देंगे। तो सभी बच्चे घबराइएगा नहीं, अगर आप हम पे भरोसा करते हो तो फिर उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। मात्र 199 चार्ज रखा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों नोट्स आपको इसी में मिल जाएगा। और बच्चा पार्टी साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तो आप लोग इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि अगर एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा और बच्चा पार्टी क्या करोगे, वो कमेंट करिएगा, प्यारा सा कमेंट का हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। ओके, मिलते हैं फिर।